मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी क्लास नंबर 7 होगी। अपना टॉपिक चल रहा था इंसुलेशन एंड हीट बजट, सूर्य ताप और उष्मा बजट के बारे में अपने देख रहे थे। आज अपनी क्लास नंबर 7 है। अपने पढ़ रहे थे कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारकों की बात करेगी कि टेम्परेचर को कौन कौन से जो फैक्टर है, फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्टिंग करते हैं। यानी जो अपना इंसोलेशन था, इंसोलेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे। एक फैक्टर पढ़ लिया था अपने अक्षांश, और अपने दूसरा जो फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता, क्लैरिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो वायुमंडल की पारदर्शिता कैसे प्रभावित करती है किसको, इंसोलेशन को। अगर एटमॉस्फेयर में, अगर क्या एटमॉस्फेयर, देखो ये क्या अपना सन, अगर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, क्लाउड ज्यादा होंगे, क्या होंगे, क्लाउड ज्यादा होंगे, तो सन की रेडिएशन जितनी भी आई, जितनी भी सन की रेडिएशन आई, ये रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब यानी अवशोषण भी करेगा, प्लस में क्या करेगा, रिफ्लेक्शन भी करेगा, परावर्तन, यानी कुछ किरणें क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होगी। तो सन से जो अपने पास जो टेम्परेचर गुजरेगा, जो अपने अर्थ तक आएगा, अर्थ तक जो टेम्परेचर बिल्कुल क्या होगा, टेम्परेचर हमारे पास क्या आएगा, लो टेम्परेचर आएगा। जब क्या है, मेघाच्छादन, मेघाच्छादन आकाश है। जब मेघाच्छादन आकाश होगा, क्लाउड होंगी अगर एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगी, किरणों का एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। यही सरफेस देख लीजिए, अगर स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश, अगर स्वच्छ आकाश होगा तो सोलर की जो रेडिएशन होगी, सीधी की सीधी किरणें आई, यानी शॉर्ट वेव में किरणें आई, और लॉन्ग वेव में सीधी की सीधी चली जाएगी। ये वाला जो सरफेस है ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हीट होगा, क्योंकि सोलर की रेडिएशन कहां पर आ रही है, स्वच्छ आकाश होगा, कोई भी इसको रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो सारी किरणें अर्थ सरफेस आई तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो अपने को इस बात का पता लगा कि ज्यादा टेम्परेचर कहां पर होगा, अगर स्वच्छ आकाश होगा, क्या होगा, स्वच्छ का, अगर मौसम अपना एटमॉस्फेयर क्लियर है, बिल्कुल क्लियरिटी होगी, तो सन का रेडिएशन अपने अर्थ पर क्या पहुंचेगा, ज्यादा पहुंचेगा। अगर बादल वगैरह ज्यादा है, क्लाउड का फॉर्मेशन ज्यादा है, तो टेम्परेचर क्या पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। तो इसी को बात को अपने लिखते हैं, जब आकाश या अपने वायुमंडल में मेघाच्छादन अधिक होने पर, मेघाच्छादन अधिक होने पर पृथ्वी की सतह पर तापमान कम पहुंचता है, कम हो जाए। या अगर क्लाउड क्या होंगे, अगर क्लाउड क्या होंगी, हाई होंगी, तो टेम्परेचर जो अर्थ पर क्या होगा, अपने पास कम पहुंचेगा। सेकंड डिग्री को देख लेते हैं, जब वायुमंडल स्वच्छ होगा, स्वच्छ या इसको मेघ रहित होगा, तो तापमान की प्राप्ति क्या होगी, अधिक होगी, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। तो ये दोनों बातें समझ गए हैं। यानी टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाला क्लैरिटी ऑफ अपने पास एटमॉस्फेयर है। अगर वायुमंडल में पारदर्शिता है तो तापमान अपने पास ज्यादा पहुंचेगा, अगर मेघाच्छादन की स्थिति कम है तो क्या होगा, कम होगा। देखो
अपने इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अपनी भूमध्य रेखा पर तापमान क्या है, अधिक है, तापमान अधिक रहता है। आपने पहले पढ़ चुके हैं कि भूमध्य रेखा पर तापमान क्या होता है, अधिक होते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वहां पर बादल होते हैं। लेकिन बादल होने के कारण टेम्परेचर की प्राप्ति, तापमान की प्राप्ति क्या होती है, कम होती है। ऐसा ही अपनी इसी एग्जाम्पल को अपनी मरुस्थलों में लेकर चले। कहां लेकर चले, मरुस्थल में। मरुस्थल में स्वच्छ आकाश होने के कारण टेम्परेचर क्या होता है, वहां पर अधिक होता है। तो इसी कारण है भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होते हुए भी इंसोलेशन कम पहुंचता है। कारण क्या है कि एटमॉस्फेयर में क्या होना, क्लाउड होना। और मरुस्थल में यही देखा जाता है कि मरुस्थलों में क्या होता है, स्वच्छ आकाश होता है। इसी कारण वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, हाई होते हैं। तो क्लैरिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की पारदर्शिता भी क्या करती है, टेम्परेचर को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ये अपना सेकंड फैक्ट था। अब अपने बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो पृथ्वी की सतह भी प्रभावित करती है या नहीं करती। अगले वाला जो कारण होगा हमारे पास थर्ड नंबर, देखिए वायुमंडल को प्रभावित करने वाली ही कारक चर हैं सभी के सभी। पृथ्वी की सतह, अपने थर्ड लेके रहे फैक्टर ऑफ फैक्टी इंसोलेशन चल रहा है। पृथ्वी की सतह, सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ कैसे इफेक्ट करती है। पृथ्वी की सतह जितनी धवल होगी, जितनी क्या होगी, धवल या क्या होगी, श्वेत होगी। प्रकाश का परावर्तन उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। आपने कोई बात ध्यान में करना, देखो पृथ्वी की जो सरफेस है, जितनी धवल होगी, जितनी श्वेत होगी, जो अपना सोलर रेडिएशन आ रहा है उसका रिफ्लेक्शन उतना भी क्या होगा, हाई होगा। यानी अगर अपने पास व्हाइट सरफेस है, सफेद सतह जितनी ज्यादा अधिक होगी तो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर पृथ्वी की सतह जितनी गहरी होगी, जितनी गहरी, यानी जो अपने कलर की बात करें, जितना गहरा रंग होगा, जितना गहरा, या इसको कहें गहरा क्या होगा, रंग हो, जितना गहरा रंग होगा, प्रकाश का परावर्तन उतना ही क्या होगा, कम होगा। देखो ये क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की सतह क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है कि पृथ्वी की जितनी भी क्या होगी, जो सरफेस अगर गहरा रंग होगा तो प्रकाश का परावर्तन उतना ही क्या होगा, कम होगा। देखते हैं इसको किस प्रकार से समझते हैं अपने। देखिए ये क्या है, अपने पास सन है, ये सारी सरफेस ले लेते हैं, ये अपनी बात की, ये क्या है, सन। एक अपने पास यहां पर क्या है, सरफेस। ये वाली जो सतह, ये क्या है, काली मिट्टी की सतह। कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल।
ये है अपने पास ब्लैक सोइल, अपने सरफेस। यहाँ पर मान लीजिए अपने क्या है, वेजिटेशन वाला एरिया। कैसा एरिया है? वेजिटेशन। यहाँ पर अपने वनस्पति वाला क्षेत्र है। ये वाला हमारे पास क्या है, जल वाला क्षेत्र। और ये वाला क्षेत्र मान लीजिए यहाँ पर कैसा, स्नो कड एरिया, ये माउंटेन यानी बर्फ से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ। तो किस प्रकार से प्रभावित करती, देखते जाना बच्चों। अगर सन की जो रेडिएशन है अगर ब्लैक सोइल पर आकर गिरेगी, मान ली कितनी रेडिएशन आ रही है, 100% आ रही है। यहाँ पर भी कितनी आ रही है, 100% मान लिया। इस वाले सरफेस पर भी कितनी आ रही है, 100%। 100% क्या रही है, सोलर रेडिएशन, सौरिक किरण। ये भी क्या है, सौरिक किरण, सोलर रेडिएशन। और अपने इस पर भी है 100% की बात करें तो तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में चलिए अपने क्या, पृथ्वी की सतह। अपनों ने बात की थी जितनी गहरी होगी उतना ही क्या होगा, परावर्तन कम होगा, और जितनी तो सरफेस का धवल अथवा श्वेत होगी, प्रकाश का जो परावर्तन होगा उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर काली मिट्टी से टकराएगा, जब रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा 30 से लेकर 40% तक क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। क्योंकि काले रंग की क्या है, सतह, इसने क्या कर लिया, सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ही तो कहते हैं अपने गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए, वो कि सन की रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो जितना 100% आया, 30 से लेकर 40% उसने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, और बाकी सारी किरणों का क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। अब करते हैं वनस्पति की बात। वनस्पति लगभग 45 से लेकर 45 से लेकर 60% तक क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है। रिफ्लेक्ट क्या करें, 45 से लेकर 60% तक। जो सोलर रेडिएशन अगर वाटर बॉडी है, ये कितना रिफ्लेक्ट करेगी, ये जो रिफ्लेक्ट करेगी कितना, 60%। कितना करेगी, 60%। देखो यहाँ पर कलर ज्यादा गहरा था, ज्यादा गहरा था, उससे कम गहरा हुआ, उससे कम गहरा हुआ, क्योंकि जल है। जल आप होगे सर, जल से इतना परावर्तन क्यों हुआ, 60%। तो जल के अंदर तो चलनी जानी चाहिए। देखो एक बच्चों बात याद रखना कि जो वाटर की जो सरफेस होती है कैसी होती है, चिकनी होती है। क्या होती है, चिकनी। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अधिक होता है। तो जल की सतह से टकरा कर कितनी चली जाएगी, 60% चली जाएगी। कितनी चली जाएगी, 60% चली जाएगी। और जब बर्फ से ढका होगा, इससे जो टकरा कर जाएगी, लमसम 92 से लेकर 95% तक, 92 से लेकर 95% तक ऐसा क्या होगा, परावर्तन होगा। तो अपनों ने देखा कि जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन सरफेस ऑफ द अर्थ भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। कि ताप जो इंसोलेशन आ रहा है सन से, वो क्या करता है, सरफेस पर भी इफेक्ट करता है। पृथ्वी की सतह जितनी क्या होगी, धवल या श्वेत होगी, प्रकाश का परावर्तन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सरफेस जितनी गहरी कलर होगा, कलर ज्यादा गहरा होगा, तो प्रकाश का परावर्तन उतना ही क्या होगा, कम। ये देखा आप लोगों ने पूरी सरफेस। अगर ब्लैक सोइल है, 100% रेडिएशन आया, 38 से लेकर 40% तक इसने क्या किया, रिफ्लेक्शन किया। क्या किया, रिफ्लेक्शन किया। तो इसने बाकी सारा एब्जॉर्ब कर लिया। फिर अपने वेजिटेशन की बात आई, वनस्पति। वनस्पति 40 से लेकर 60% तक क्या कर देगी, रिफ्लेक्शन है। बाकी सारे क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन अपने क्या बनाएंगे, अपना भोजन बनाएंगे। सोलर रेडिएशन अगर वाटर अमाउंट पर आया, जैसे ही वाटर अमाउंट पर गया, 60% इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। 100% अगर स्नो कवर्ड एरिया पर आया, यानी बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों पर, तो ये ज्यादा धवल है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो पृथ्वी की सतह को कौन प्रभावित कर रहा है, इंसोलेशन प्रभावित कर रहा है, सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर अपने आगे देखिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने।
देखो कलर की बात करें, सबसे ज्यादा अपनी बात करें सफेद कलर, होना सफेद, सफेद के बाद कौन सा आता है, ब्लू कलर, ब्लू कलर, और कौन सा, व्हाइट कलर। ब्लू के बाद आता है ग्रीन कलर, ग्रीन यानी कौन सा, हरा कलर। ग्रीन के बाद कौन सा आते हैं, ब्लैक, काला रंग। सफेद रंग क्या करता है, सर्वाधिक परावर्तन करता है। बच्चों ध्यान देना, सर्वाधिक क्या करता है, परावर्तन नहीं करता। सर्वाधिक परावर्तन कौन करता है, सफेद कलर, और सबसे कम कौन परावर्तन करेगा, ब्लैक कलर। ज्यादा अवशोषण कौन करेगा, अवशोषण कौन करेगा, ब्लैक कलर, और सबसे कम अवशोषण कौन करेगा, सफेद कलर। दोनों का एक ही बात, सर्वाधिक जो परावर्तन करता है, सर्वाधिक जो क्या करेगा, परावर्तन, यानी हाईएस्ट जो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन, वो कौन करेगा, व्हाइट कलर। और सबसे जो कम रिफ्लेक्शन, न्यूनतम, न्यूनतम जो परावर्तन करेगा, वो कौन करेगा, आपने कहेंगे ब्लैक कलर। सफेद के बाद उसके से कम ये करेगा ब्लू, ब्लू के बाद कौन आएगा, ग्रीन, और ग्रीन के बाद कौन करेगा, ब्लैक। ये सबसे कम परावर्तन करेगा, उससे कम, उससे ज्यादा थोड़ा ग्रीन, उससे ज्यादा कौन, नीला, और सबसे ज्यादा कौन, सफेद। तो ये अपने देख सकते हैं कि सफेद कलर ज्यादा सर्वाधिक परावर्तन करता है, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, सबसे कम कौन, ब्लैक कलर। तो आपके सामने कि पृथ्वी की सतह भी क्या करती है, इंसोलेशन को प्रभावित करती है। फिर आपने आगे बढ़े, चार नंबर आ गया, दिन की अवधि वह सूर्य किरणों का कोण। पीरियड ऑफ डे यानी डे का पीरियड, एंड एंगल ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेज, यानी पीरियड ऑफ डे और एंगल ऑफ सोलर रेज कैसे इफेक्ट करती है। ध्यान देना बच्चों, देखो बात कर रहे जा रहे हैं अपने किसकी, सोलर की। देखिए दिन की अवधि, दिन की अवधि जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, सूर्य ताप पृथ्वी पर उतनी ही मात्रा में क्या पहुंचेगा, अधिक पहुंचेगा, पहुंचेगा। देखो ध्यान देना बच्चों, अगर पीरियड ऑफ डे, दिन की अवधि क्या होगी, जितनी अधिक होगी, तो सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। जैसे बात कर रहे हैं अपने नॉर्थन हेमोस्फीयर की, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में एग्जांपल लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, 21 जून को दिन की अवधि क्या होती है, अधिक होती है। दिन की अवधि क्या होती है, अधिक। तो तापमान की जो प्राप्ति होती है भी क्या होगी, अधिक होगी। ये अपने पास एग्जांपल होगा। यानी पीरियड ऑफ डे क्या होगा, हाई होगा, सोलर रेडिएशन भी क्या होगा, हमारे हाई अमाउंट में अपने को पृथ्वी प्राप्त करेगी। जैसे देखें अपने, ये देखते हैं अपने, जैसे देख, ये क्या है, पृथ्वी, ये अपनी भू है, भू के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। 23/2 पर रेखा जाती है कौन सी, कर्क रेखा, और 23/2 पर एक रेखा और जाती है, इस नाम का नाम है मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन
और ट्रॉपिक ऑफ कौन सा, कैंसर, और ये कौन सी है, इक्वेटर लाइन। 21 मार्च को सन वर्टिकल साइन करता है कहां पर, इक्वेटर लाइन पर, तो तापमान की ज्यादा प्राप्ति होगी। मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 21 जून, 21 जून को कहाँ करता है, कर्क रेखा पर, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होगा, डे की अवधि क्या होगी, ज्यादा होगी, तो तापमान की भी प्राप्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर को सन वर्टिकल साइन करता है ऑन द इक्वेटर लाइन। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 22 दिसंबर को वर्टिकल साइन करता है कहां पर, मकर रेखा। तो दिन की अवधि जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, सोलर रेडिएशन अपने पास क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। ये तो होगी दिन की अवधि की बात, कि दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्य ताप की प्राप्ति उतनी ही मात्रा में क्या होगी, अधिक पहुंचेगा। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर का अपनों ने एग्जांपल लिया कि 21 जून को दिन की अवधि क्या होगी, अधिक होगी, तो सोलर जो रेडिएशन है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी अपने हाई अमाउंट में पहुंचेगा। फिर सूर्य की किरणों का कोण कैसे प्रभावित करते हैं, एंगल ऑफ सोलर रेज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर आगे वाला समझते हैं अपने। देखो ये बनाई अपनों ने अर्थ सरफेस बनाई, ये देखो ये यहां पर क्या होता है, लंबवत चमक, लंबवत यानी क्या हो रहा है, वर्टिकल शाइन होता है, वर्टिकल शाइन कर रहा है कौन, सन। ये वाली जो, ये वाली यानी क्या आ गया, इसमें एंगल आ गया, क्या आ गया, एंगल। ये लंबवत चम रहा है और ये क्या, यहाँ पर टिल्टेड होगी, टिल्टेड यानी किरणें कैसी होगी, तिरछी होगी, कैसी होगी, तिरछी। अगर सन वर्टिकल साइन करेगा, देखो बिल्कुल एंगल नहीं है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर सन वर्टिकल साइन करे, तो ये क्या करेगा, कम एरिया को क्या करेगा, घेरेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बिल्कुल सीधे चमक रहा है सूर्य सिर के ऊपर, अगर यहाँ पर सीधा सरफेस पर पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी नहीं, तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। जब सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएगी, तो इसको देखो एटमॉस्फेयर की मान लीजिए यहाँ पर लेयर है, तो इसको हायर अमाउंट की जो लेयर थी उसको क्या करना पड़ेगा, रीच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहुंचता पहुंचता सोलर रेडिएशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको क्या करें, ज्यादा सतह को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो सूर्य की किरणें भी क्या करती है, प्रभावित करती है किसको, अगर किरणें तिरछी होगी तो एटमॉस्फेयर की ज्यादा लेयर को पार करना पड़ेगा और सरफेस है उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। अगर सन वर्टिकल साइन पड़ा, स्मॉल एरिया पर पड़ेगा, थोड़े एरिया पर पड़ेगा, तो वर्टिकल साइन करेगा तो टेम्परेचर की प्राप्ति क्या होगी, अधिक होगी, तापमान की प्राप्ति क्या होगी, अधिक होगी। इसी बात को लिख लेते हैं। सूर्य की किरणें लंबवत क्षेत्र पर पड़ने पर, क्षेत्र पर पड़ने पर तापमान की प्राप्ति अधिक होगी तथा सूर्य की किरणें तिरछी होने पर जो टेम्परेचर है, तापमान की प्राप्ति कम होगी। ये वाली बात, अगर वर्टिकल है, वर्टिकल तो क्या होगा, टेम्परेचर अपने पास हाई अमाउंट में आएगा। अगर टिल्टेड है, किरणें अगर तिरछी है, तो तापमान की प्राप्ति यहां पर क्या होगी, कम। इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये अपनी क्या है, अर्थ, इस अर्थ पर क्या है, ये इक्वेटर लाइन, और ये कौन सा है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा है, साउथ पोल। ये दक्षिणी ध्रुव है और ये कौन सा हो गया, उत्तरी ध्रुव।
अब बताओ तापमान कहाँ अधिक होगा, कहाँ ज्यादा होगा। अगर भूमध्य रेखा पर यहाँ सन शाइन करेगा तो सन की वर्टिकल रेस कहाँ पड़ेगी, इक्वेटर लाइन पर, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। ये किरणें जैसे जैसे ऊपर जलते जाएंगी क्या होते जाएंगी, तिरछी होती जाएगी किरणें। किरणें क्या होती जाएंगी, तिरछी होती जाएगी। जैसे किरणें तिरछी होगी यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर कम प्राप्ति होगी, और यहाँ पर भी टेम्परेचर की क्या होगी, कम प्राप्ति होगी। इस वाले एरिया पर टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो अपनी बात करें एंगल ऑफ द सोलर रेडिएशन भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर एंगल ज्यादा है तो टेम्परेचर की प्राप्ति क्या होगी, कम होगी। अगर वर्टिकल शाइन कर रहा है तो वहां पर तापमान की प्राप्ति क्या होगी, अधिक होगी। तो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाला कारक अपने कह सकते हैं कि दिन की अवधि व सूर्य की किरणों का कोण भी क्या करता है, प्रभावित करते हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने वाला पॉइंट आएगा, जो अपने कौन से नंबर का पॉइंट था, अपने 5 नंबर पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण, कि पृथ्वी का परिक्रमण प्रभावित करता है या नहीं करता। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, देखो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमण करती है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी जो पृथ्वी किसके चारों, सूर्य के चारों क्या करती है, परिक्रमण करती है। ऑन एलिप्टिकल पाथ, कैसा पाथ, यह जो कक्षा होती है कौन सी, दीर्घवृत्ताकार के रूप में क्या करती है पृथ्वी, गति करती है। कौन सी, दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल क्या होगा, पाथ होगा, किसके चारों, सन के चारों। देखिए ये अपने पास क्या है, अर्थ इसको मान लीजिए सन। ये वाला जो पाथ हो गया सारा एलिप्टिकल। अंडाकार जिसको बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार को क्या कह सकते हैं अपने, अंडाकार। कैसा पाथ हो गया, अंडाकार, एलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार। इसके अंदर 2 कंडीशन होगी। अर्थ क्या करेगी, पश्चिम से पूर्व इस प्रकार से क्या करेगी, गति करेगी। अर्थ इस प्रकार से रिवॉल्वेशन हो रही, अर्थ रिवॉल्व हो रही है किसके, अराउंड ऑफ द सन। 2 कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन तो क्या होगी, ये वाली कंडीशन, और एक वाली कंडीशन ये होगी, अर्थ 2 बार सन से हाईएस्ट डिस्टेंस पर होगी, और 2 बार क्या होगी, सबसे लो डिस्टेंस पर होगी। सबसे क्या होगी, लो। जब ये अधिकतम डिस्टेंस होगी, इसी कंडीशन को बोला जाता है अपसोर, एपीहेलाइन। ये वाली जो कंडीशन होगी उसको बोलते हैं उपसोर, पेरीहेलाइन। देखो कौन से पाथ में दीर्घवृत्ताकार रूप में क्या करिए, गति करिए, इसके चारों, अराउंड ऑफ द सन। 2 बार कंडीशन ऐसी है कि जब अपसोर की कंडीशन बनेगी एपीहेलाइन की, 2 बार कैसी कंडीशन बनेगी, उपसोर की बनेगी।
किसकी बनेगी, उपसौर की बनेगी। देखिए इधर दो कंडीशन कैसे बनी। एक तो बात करें अपसौर एपीहेलाइन, और दूसरा कौन सा है, उपसौर पेरीहेलाइन। जब उपसौर की अपसौर की कंडीशन होगी, जब अर्थ और सन, अर्थ और सन के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 15 पॉइंट में कितना, 20 करोड़ किलोमीटर, 15 पॉइंट में 20 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। जब अर्थ क्या होगी, उपसौर की कंडीशन होगी 14 पॉइंट में 70 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। देखिए बच्चों, जब अपसौर की कंडीशन होगी, जब तो कितनी, 15 पॉइंट में 20 करोड़ किलोमीटर होगी। जब उपसौर की कंडीशन होगी क्या होगी, 14 पॉइंट में 70 करोड़ किलोमीटर होगी, 14 पॉइंट में 70 करोड़ किलोमीटर होगी। ये वाली कंडीशन कब बनती है, अपने कहेंगे 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। और ये वाली कंडीशन बनी 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। जब अर्थ नजदीक होगी तो तापमान की प्राप्ति, टेम्परेचर की प्राप्ति क्या होगी, हाई होगी। जब अपसौर, जब दूर है पृथ्वी तो क्या होगी, यहाँ टेम्परेचर की प्राप्ति क्या होगी, अपने को कम होगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे से सन क्या है, दूर है, तो सन का जो रेडिएशन अपने को क्या होगी, कम प्राप्ति होगी। जब पृथ्वी और सन के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, कम है, तो क्या होगी, तापमान की क्या होगी, ज्यादा प्राप्ति होगी। वही बात लिखी है। जब अपसौर की कंडीशन होगी, कब कंडीशन होती है, 3 जनवरी को, तापमान की क्या होगी, कम प्राप्ति होगी। उपसौर की कंडीशन होगी, अब क्या होगी, 4 जुलाई होगी, तो तापमान की क्या होगी, अधिक प्राप्ति होगी। अब आपके दिमाग में आ रही होगी, सर 3 जनवरी को तो क्या रहती है, ठंड रहती है, और आप बता रहे हो अपसौर की कंडीशन के अंदर, अपसौर की कंडीशन में तापमान की क्या होगी, तापमान की क्या होगी, अपसौर के अंदर तापमान की कम प्राप्त होगा। और यहां पर क्या होगा, 4 जुलाई को देखो उपसौर तापमान क्या होगा, दोबारा से देखो बच्चों, जब क्या होगा, अपसौर की कंडीशन होगी तो दूर ज्यादा होगी, तो तापमान की प्राप्ति क्या होगी, इसमें क्या होगी, कम होगी। जब दूर है पृथ्वी, अपसौर की कंडीशन में क्या होगी, पेरीलाइन, जब पृथ्वी पास होगी तो क्या होगी, तापमान की प्राप्ति क्या होगी, ज्यादा होगी, तापमान की क्या होगी, ज्यादा होगी। ये वाली जो कंडीशन बनती है, ये वाला मैंने उल्टा लिख दिया, अपसौर की कंडीशन बनती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, सॉरी बच्चों। और उपसौर की जो कंडीशन बनती है 3 जनवरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब देखिए कंडीशन, अब सही रहेगा। जब अपसौर की कंडीशन होगी कब बनेगी, 4 जुलाई को बनेगी। तो यहाँ पर तापमान की प्राप्ति, यहाँ पर लिख दें, तापमान की जो प्राप्ति होगी, तापमान की प्राप्ति क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पर क्या होगी, तापमान की प्राप्ति क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा है, सर आप कह रहे हो उपसौर की कंडीशन में पृथ्वी पास है, तापमान की प्राप्ति अधिक होगी, लेकिन 3 जनवरी को क्या होती है सर, ठंड होती है। आप ये भी बता रहे हो कि तापमान की प्राप्ति अधिक होगी और 3 जनवरी को ठंड है। बच्चों ये वाली जो कंडीशन कैसी है, ये तो अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ये तो बात क्या कर रहे हैं, अपने 3 जनवरी को इंडिया के रिस्पेक्ट में बात लेंगे, लेकिन होल अर्थ की बात करें, पूरी पृथ्वी की बात करें, जब क्या करें, पूरी पृथ्वी की बात करें, तो 3 जनवरी को क्या होगा, तापमान की अधिक प्राप्ति होती है। तो सन कहीं ना कहीं तो चमक रहा होगा। कहां पर चमक रहा होगा सन कहां चमक रहा होगा, सन साउथर्न गोलार्ध में चमक रहा होगा। इस कहां पर, मकर रेखा की तरफ चमक रहा होगा। तो यहां पर क्या होगा, तापमान की क्या होगी, ज्यादा प्राप्ति। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में मत देखो इस चीज को, ये थोड़ा सा उल्टा है। अगर देखो अपसौर की कंडीशन क्या होगी, अपसौर की कंडीशन में तापमान की प्राप्ति कम होगी, और उपसौर की प्राप्ति में क्या होगा, तापमान पृथ्वी के ज्यादा नजदीक होगा, तो तापमान की प्राप्ति क्या होगी, अधिक। तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ भी क्या करती है, प्रभावित करती है कि दीर्घ वर्ताकार अंडाकार मार्ग में गति करती है। अगर अपसौर कंडीशन होगी, तापमान की प्राप्ति कम होगी, उपसौर होगा तो तापमान की प्राप्ति अधिक होगी।
तो इंसोलेशन को इफेक्ट करने वाला कौन सा है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ भी क्या करती है, प्रभावित करती है। ये आप इंडिया के रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे कि 3 जनवरी को सब ठंड पड़ती है और आप तापमान की प्राप्ति अधिक करें, अपने होल अर्थ की बात करें, पूरी पृथ्वी की बात करें, उस पृथ्वी में सन कहीं ना कहीं तो चमक रहा होगा, जैसे साउथर्न गोलार्ध में चमक रहा होगा मकर रेखा पर, तो यहाँ पर तापमान की प्राप्ति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ भी क्या करते हैं, इफेक्ट करती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो सामान्यतः 4 जुलाई की बात हो रही थी। अगर देखें सामान्य तापमान से अपने देखें 7% यहाँ पर क्या होगा, कम प्राप्त होगा। जब क्या पृथ्वी दूर है, पृथ्वी सन से दूर है, तो 7% तापमान की क्या होगी, कम प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर कितना होगा, 7% तापमान की प्राप्ति क्या होगी, यहाँ पर अधिक होगी। ये बच्चों ध्यान रखनी है बात भी। अपसोरिक कंडीशन और उपसौर की कंडीशन में क्या रहती है, तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने मिटाते हैं इसको। देखिए बच्चों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ही मेरा हौसला जाहिर करेगा और उतना ही आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। देखिए अपना आगे छठा कारण पढ़ते हैं, ढाल का स्वभाव। ढाल का स्वभाव, ढाल का स्वभाव भी क्या करता है, स्लोप इफेक्ट करता है या नहीं करता। किसकी बात करें, स्लोप प्रभावित करता है या नहीं करता। अपने तापमान को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं, तो तापमान को अपनी बात करें, स्लोप प्रभावित करता है या नहीं करता, ढाल प्रभावित करता है या नहीं करता। देखिए बच्चों बड़ा शानदार है ये। देखिए ये क्या, अपनी मान लीजिए इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, 0 डिग्री में ये क्या है, यहाँ पर माउंटेन है। ये क्या है, माउंटेन मान लिया। कौन सा, ये 0 डिग्री में ये माउंटेन और नीचे ये वाले माउंटेन, यहाँ पर माउंटेन। ये क्या है, उच्च अक्षांशों में। कैसे है, उच्च अक्षांशों में। बात ध्यान करना, हाई लैटिट्यूड है एरिया। कौन सा है, हाई लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड। और ये भी कैसे हैं, हाई लैटिट्यूड के एरिया, हाई लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश के क्षेत्र है, उच्च अक्षांश। और ये वाला एरिया कौन सा आ गया, मध्य अक्षांश का आ गया। ये वाला एरिया कौन सा आ गया, मध्य अक्षांश का, ये वाला। और ये उच्च अक्षांश के यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर भी उच्च अक्षांश के पर्वत। अब अपने को ये दिक्कत रहती है कि मानव बस्तियां किस साइड में बसाई गई। सन कहाँ पहुंच शाइन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इक्वेटर लाइन की ओर। तो अपने डायरेक्शन देख लेते हैं, ये डायरेक्शन मान लेते हैं। ये कैसी होगी, नॉर्थ। ये कौन सी होगी, साउथ। ये कौन सी होगी, ईस्ट। और ये कौन सी होगी, वेस्ट। इसी प्रकार से इसी माउंटेन पर अपने कर लेते हैं, ये होगी नॉर्थ, ये साउथ, और ये कौन सी होगी, ईस्ट होगी। और ये कौन सी होगी, वेस्ट डायरेक्शन होगी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सन रेडिएशन हुआ, सन की जो किरणें पड़ेगी, तो जो ये वाले माउंटेन होंगे इसके कहां पर पड़ेगी, यहां पर ज्यादा पड़ेगी या इस वाले पार्ट पर पड़ेगी। तो इस वाले पार्ट पर सोलर रेडिएशन क्या होगा, हाई होगा। सोलर रेडिएशन हाई होगा। अगर यहां पर देखिए इन माउंटेन पर कहां पर होगा, हाई टेम्परेचर कहां होगा, इस वाले पार्ट में होगा। कहां पर होगा, इस वाले पार्ट पर होगा। तो मानव बस्तियां जितने भी बसाई जाएगी उत्तरी गोलार्ध के कौन से ढालों पर, दक्षिणी पूर्वी ढालों पर। कौन से ढालों पर, दक्षिणी पूर्वी ढालों पर। जितने भी मानव बस्तियां बसेगी उत्तरी गोलार्ध में, जितने भी पर्वत होंगे, जैसे अपने लिख लेते हैं इस बात को, जितने भी पर्वत होंगे
जैसे यहाँ पर अपनी बात है, रॉकीज पर्वत है, आल्पस माउंटेन है, अपलेशियन माउंटेन है, इन जितने भी माउंटेन है, इन माउंटेन पर बस्तियों की स्थापना कहाँ की जाएगी? हाई लैट्यूड पर। ठंड ज्यादा होगी, क्या होगी? ठंड ज्यादा होगी, बर्फ से जमे होंगे पहाड़। बर्फ से, ठंड से बचने के लिए अपनी मानव बस्तियां कहाँ बसाएंगी? दक्षिणी पूर्वी ढालों पर। यानी जो माउंटेन होगा, माउंटेन के कौन साउथर्न वाले पार्ट में यहाँ पर अपनी बस्तियां बसाएंगे यहाँ पर। और यही बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? जो हाई लैट्यूड एरिया होंगे, जो उच्च अक्षांश होंगे, उच्च अक्षांशों के पर्वत जैसे एंडीज पर्वतमाला है, कैसी? एंडीज पर्वतमाला है, यहाँ पर जो अपनी जो मानव बस्तियां बसाई जाएंगी, कौन से? कहां पर? नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में क्या करेंगे? मानव बस्तियां बसाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तापमान की क्या होगी? ज्यादा प्राप्ति होगी, क्योंकि माउंटेन एरिया हाई लैट्यूड की है, वैसे ही ठंड है, ठंड होगी तो अपनी मानव बस्तियां कहां बसाएंगे? उत्तरी पूर्वी ढालों पर। कहां बसाएंगे बच्चों? उत्तरी पूर्वी ढालों पर। देखिए ध्यान देते चलो, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की पर्वतों, उत्तरी गोलार्ध के पर्वतों जैसे रॉकीज, आल्पस, अपलेशियन पर्वतमालाओं, आप ये भी कह सकते हो कि सन कहां पर है? ईस्ट में निकलेगा, तो तापमान ज्यादा कहां रहते हैं? ईस्टर्न वाले रहते हैं, तो वेस्ट में तो छिपेगा, तो यहाँ पर तापमान क्या रहेगा? प्राप्ति। तो पूर्व में निकल रहा है सूर्य, क्या निकल रहा है? पूर्व में। तो उत्तरी गोलार्ध में रॉकीज, आल्पस और अपलेशियन पर्वतमालाओं के कहां पर? दक्षिणी पूर्वी ढालों पर, दक्षिणी पूर्वी ढालों पर तापमान क्या रहता है? अधिक रहता है। अधिक रहने के कारण मानव बस्तियां यहीं बसी हो। ये कौन सी बात करिए? उच्च अक्षांशों की बात चल रही है, हाई लैट्यूड की, उच्च अक्षांशों की बात चल रही है, उच्च अक्षांशों की बात, मध्य अक्षांशों की बात नहीं चल रही बच्चे। देखो नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में जो क्या होंगे? माउंटेन होंगे, माउंटेन को ना साउदर्न ईस्टर्न, देखो साउदर्न ईस्टर्न स्लोप पर क्या होगी? ह्यूमन सेटलमेंट होगा। सीधी सी बात लेते हैं, नॉर्थर्न हेमोस्फीयर में जो माउंटेन एरिया होंगे, तो साउथर्न ईस्टर्न स्लोप पर क्या होगा? ह्यूमन सेटलमेंट करेगा, ह्यूमन अपनी बस्तियां वहां बसाएगा। इसी की बात करें अपने दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में देखो बच्चों क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध के पर्वतों, उन्हें साउथर्न हेमोस्फीयर के पर्वतों, जैसे अपने एंडीज की ही बात कर लेते हैं। एंडीज पर मानव बस्तियां कौन से ढालों पर? देखो बच्चों उत्तरी पूर्वी ढालों पर। अगर ये मान लीजिए तो कौन से हो गए? उत्तरी पूर्वी ढालों पर, उत्तरी पूर्वी ढालों पर बसाई जाएगी। ढालों पर क्या होगी? बसी होगी, क्योंकि तापमान की क्या होगी? अधिक प्राप्ति होगी, यहाँ पर अधिक प्राप्ति होगी, क्योंकि हाई लैटिट्यूड के एरिया है, उच्च अक्षांश है, वैसे बर्फ से जमे रहते हैं, तो मानव बस्तियां कहां बसाई जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी ढालों पर, और ये कहां पर? दक्षिणी पूर्वी ढालों पर क्या होगी? बस्तियां बसी होगी। अब और बात करते हैं मध्य अक्षांशों की भी बात कर लेते हैं। ये वाले जो अक्षांश है, जो मध्य अक्षांश या अपने अयनवर्तीय क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। ये वाले जो एरिया होंगे, जैसे इस वाले क्षेत्र में बात कर लेते हैं, इस वाले क्षेत्र की देखो यहां बात कर लेते हैं। अब क्या होगा? ये वाले अक्षांशों में तापमान की प्राप्ति क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि सन क्या हो जाएगा? वर्टिकल शाइन करने लग जाएगा। इन वाले क्षेत्रों में क्या हो जाएगा?
वर्टिकल क्या करने लगेगा, साइन करने लगेगा। अगर यहाँ पर कोई भी चीज पड़ा है, यहाँ पर कोई भी मान लीजिए कोई पर्वत, इन पर्वतों के कौन से ढालों पर बस्तियां बसी होगी, तो इस ढाल पर बस्तियां बसी होगी या इस ढाल पर बसी होगी, तो इस ढाल पर बस्तियां बसाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन क्या कर रहा है, वर्टिकल साइन कर रहा है, तो तापमान की प्राप्ति क्या होगी, अधिक होगी। कहां पर? पूर्वी ढालों पर। मनुष्य सह नहीं कर पाएगा, मनुष्य सह नहीं कर पाएगा। तो सारे सारे जितने भी है, इस्तांबुल है उनका, जैसे बात करें एग्जांपल कर देते हैं, इस्तांबुल, इस्तांबुल, बगदाद, इस्तांबुल है, बगदाद है। जैसे अपने पाकिस्तान की बात करते हैं, इसकी पाकिस्तान, इस्तांबुल, बगदाद, पाकिस्तान कौन से ढालों पर बसे होंगे, पूर्वी ढालों पर होंगे या पश्चिमी ढालों पर? पश्चिमी ढालों पर। कहां पर? पश्चिमी ढालों पर क्या होगी, बस्तियां बसी होगी। देखो मेरे बच्चों, यहां पर मैं पूर्वी ढालों की बात कर रहा हूं क्योंकि ये हाई लैटिट्यूड के एरिया है, यानी उच्च अक्षांशों की बात करें पृथ्वी के अंदर, इस वाले अक्षांशों की बात कर रहा हूं। यहाँ पर तो पूर्वी ढालों पर क्योंकि तापमान ज्यादा प्राप्त चाहिए इनको, क्योंकि ठंडे क्षेत्र है, तो यहाँ पर तो बस्तियां पूर्वी ढालों पर बसा लेंगे। और ये वाले क्षेत्र क्या होगा, सन वर्टिकल साइन कर रहे हैं। जैसे अपने कौन से अक्षांशों में रहते हैं, मध्य अक्षांशों में रह रहे हैं, तो यहाँ पर तापमान की प्राप्ति अधिक है। जैसे सन साइन हुआ पूर्व से, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, ज्यादा गर्म होने लग जाएगा। ये ज्यादा गर्म होगा तो बस्तियां यहां ना बसाकर अपने काम बताएंगे, इस वाले एरिया पर अपनी बस्तियां बसाएंगे। तो यहां पर उल्टा होगा, जैसे इस्तांबुल है, बगदाद है, पाकिस्तान के कौन से ढालों पर, पश्चिमी ढालों पर क्या होगी, बस्तियां बसी होगी, पूर्वी ढालों पर बस्तियां नहीं बसी होगी। तो ये वाले बच्चों मैंने आपका पूरा क्लियर कर दिया कि ढाल का स्वभाव है, जो स्लोप भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। क्या करता है? इफेक्ट करता है। भी सोलर रेडिएशन के अकॉर्डिंग ही मानव बस्तियों का क्या होता है, बसाव होते हैं। तो बच्चों ढाल का स्वभाव ही क्या करता है, इफेक्ट करते हैं। देखिए आगे सौर कलंक, आगे वाला लास्ट बचता है। देखिए बच्चों, इसको मिटोरा में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना 7 नंबर जो प्रभावित करने वाला कारक है कौन है, सौर कलंक। सौर कलंक, सनस्पॉट। सनस्पॉट इफेक्ट करता है, नहीं करता? अब देखेंगे बिल्कुल इफेक्ट करता है। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था इंसोलेशन, उसी टाइम पढ़ा दिया था भी सोलर कलंक के बारे में, सनस्पॉट्स क्या होते हैं। सनस्पॉट्स क्या चीज है, आपने कहीं, यानी जो सन की जो सरफेस है, ये जो सन है, सन में एक चीज बताई थी मैंने, ये वाला पार्ट कौन सा बताया था, ये वाला पार्ट तो बताया था कोर वाला पार्ट, कोर। फिर इसके चारों ओर बताया था ये फोटोस्फीयर वाला पार्ट, फोटोस्फीयर। इस फोटोस्फीयर पे क्या धब्बे नुमा पार्ट पाए जाते हैं, यानी होल नुमा धब्बे नुमा पार्ट पाए जाते हैं। इन धब्बों से क्या होगा, सोलर रेडिएशन क्या होगा, हाई अमाउंट में निकलेगा। क्या निकलेगा, हाउ, जैसे ये मान लीजिए होल है, इसमें सोलर रेडिएशन क्या निकलेगा, हाई अमाउंट में निकलेगा, हाई अमाउंट में निकलेगा। तो अपने को इस बात का पता लगा कि सौर कलंक जितने ज्यादा होंगे तो सन से रेडिएशन भी क्या होगी, हाई अमाउंट में आएगी। तो क्या तापमान को प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा। जिस समय क्या होगी, सौर कलंकों की मात्रा सन पर क्या होगी, सन की सतह पर, सूर्य की सतह पर ज्यादा होगी, तो तापमान की प्राप्ति भी पृथ्वी क्या करेगी, ज्यादा करेगी। तो अपने लिख देते हैं, सौर कलंकों की मात्रा सूर्य की सतह पर, सूर्य की सतह पर जितनी अधिक होगी, सौर विकिरण उतनी ही मात्रा में क्या होगा,
मात्रा में क्या होगा, अधिक होगा। देखिए सनस्पॉट, सनस्पॉट सनस्पॉट जितने ज्यादा होंगे, जितने क्या होंगे, ज्यादा होंगे, जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेज है, सोलर रेज उसी अमाउंट में क्या होगी, ज्यादा होगी। बस इसी को कहते हैं। देखिए अपने क्या हो गया, अपने इंसोलेशन पूरा हो गया अपने, यानी तापमान को कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक थे, इंसोलेशन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपने हीट बजट, ऊष्मा बजट। थैंक यू बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर कीजिए, इससे आगे और बेहतर प्रयास कर सकूं मैं। थैंक यू, धन्यवाद।